कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज हम प्रमेय नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। प्रमेय नंबर 1 थी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसे जो है बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। 60 भाग में से बीपीटी कहा जाता है। बी का मतलब बेसिक होता है, पी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, थ्योरम, टी का मतलब थ्योरम होता है। तो इंग्लिश मीडियम में 60 में से बीपीटी भी कहा जाता है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का आज हम विलोम पढ़ेंगे। क्या है? जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब आइए इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम और कर लें कि पहले हमने पढ़ा था प्रमेय, और सबसे पहले वाले चैप्टर में जो वास्तविक संख्याएं थी वहाँ पर हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं जो पढ़ा था उसमें एक आई थी प्रमेयिका। अब थोड़ा अंतर है प्रमेय और प्रमेयिका में, तो हम यहाँ पर भी बताए दे रहे हैं। प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक ऐसा कथन है जो पहले से ही सिद्ध होता है। पूर्व सिद्ध कथन को प्रमेयिका कहा जाता है। और प्रमेय हमें क्या होता है? इसमें कुछ यह ऐसा कथन है जिसमें कुछ दिया होता है और कुछ सिद्ध किया जाता है। अब आइए, ये तो हुई हमारा प्रमेय की परिभाषा। प्रमेय की परिभाषा क्या है? प्रमेय भी एक कथन है, लेकिन ये एक ऐसा कथन है जिसमें कुछ चीज़ें हमको ज्ञात होती हैं तथा कुछ चीज़ें हमें सिद्ध करनी होती है, उसे प्राप्त करना होता है, परिणाम प्राप्त करना होता है। इसके बाद आता है विलोम प्रमेय। विलोम प्रमेय किसे कहते हैं? विलोम क्या है? इसमें वो कथन होता है जो मूल प्रमेय का उल्टा होती है। जो कुछ दिया होता है उसको हमें ज्ञात करना, जो कुछ हमें दिया होता है उसको हमें सिद्ध करना पड़ता है, और जो मूल प्रमेय में सिद्ध करना होता था वो दिया होता है। ये होती है हमारी जो है विलोम प्रमेय। विलोम प्रमेय के बाद आइए आपको मिलेगा उपप्रमेय। उपप्रमेय जो मूल प्रमेय होती है, मूल प्रमेय में जो परिणाम हमें प्राप्त होता है उसमें कुछ गणितीय संक्रियाएं प्राप्त करके या करके गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक नया परिणाम हम प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम उपप्रमेय कहते हैं। आइए जब आगे हम पढ़ाएंगे तो इसी में हम बता देंगे कि कहाँ पर उपप्रमेय है। तो देखिए, ये विलोम प्रमेय आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं। थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय क्या है? जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इतना हमें दिया है के पहले जो लिखा है वो दिया है, और कामा के बाद जो लिखा, तो के बाद जो लिखा है उसे हमें सिद्ध करना है। हमें दिया क्या है? हमें दिया है, या इसे हम ज्ञात में लिखते हैं, दिया है त्रिभुज। यहाँ पे हमने बना दिया त्रिभुज हमारा ABC है, दिया है त्रिभुज ABC। इस ABC में जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो एक रेखा हमने यहाँ AB में एक बिंदु D लिया और AC में दूसरा बिंदु A लिया और इसको मिला दिया। ये हमारी जो रेखा है DE रेखा, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, ये AB रेखा को D जो है दो भागों में बांट रही है, AD तथा DB में, और E बिंदु जो है AC रेखा को दो भागों में बांट रहा है, AE बटे EC। AE और EC में कहता है समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। हमें सिद्ध करना था। हमें दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ABC में। ABC में क्या दिया है? AB लिखेंगे
एक रेखा जो AB को D पर तथा AC को इस प्रकार AC को E पर किस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। ये हमें दिया हुआ है हमारे कथन में। आगे कहा तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तीसरी भुजा हमारी BC बची थी और ये रेखा कौन सी है, DE। हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी। तो रचना में हम क्या करेंगे, रचना लिखेंगे। रचना में अब देखिए, इसको हम लोग जो है जब हल करना सीखेंगे तो इसे हम 3 प्रकार से इसको जो है इसकी उत्पत्ति 3 प्रकार से देंगे। उसको आपको ध्यान से देखना है। तीनों विधियां हम आपको बता देंगे, तीनों विधियां किस प्रकार की हैं। तो इसमें हमें कुछ रचना करनी होगी। जो रचना करनी होती है, एक तो विधि ये है कि हमने मान लिया कि ये DE रेखा BC रेखा के समानांतर नहीं है। हमने मान लिया कि DE रेखा BC रेखा के समानांतर ही नहीं है। तो जब ये समानांतर नहीं है तो हमें कोई लॉजिक देना होगा, तर्क देना होगा कि ये क्यों नहीं है। और अगर नहीं है, हमारा कथन गलत होता है, इसका मतलब ये है। आइए देखिए, हमने मान लिया रचना में, पहले रचना लिखिए। पहले रचना क्या करें, हमने माना इसमें कि DE जो है BC के समानांतर नहीं है, तो फिर कोई रेखा ऐसी होगी। हमने मान लीजिए ये रेखा है, यहाँ पे अगर ये समानांतर नहीं है तो यहाँ पे कोई बिंदु है, ये रेखा समानांतर होगी। इसको मिला दीजिए। रचना में क्या करेंगे, रचना में DF समानांतर BC खींचा। अब आइए उत्पत्ति में देखते हैं। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, उत्पत्ति ध्यान दीजिए। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, हमने जो DF समानांतर BC खींचा, चूंकि DF समानांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर ये समानांतर है, DF समानांतर BC है, तो D जो है AB को समानुपात में बांटेगा। इसका मतलब AD बटे DB ये बराबर होना चाहिए AF बटे FC, AF बटे FC। ये समीकरण हमारा 1 हुआ। दोबारा देखिए, हमें जो दिया था, हमें दिया क्या है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यहाँ पे लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से।
फिर लिखेंगे दिया है, हमें दिया क्या है, दिया है AD बटे DB, परंतु AD बटे DB दिस इक्वल टू दिया है AE बटे EC, AE बटे EC, ये समीकरण 2। हमें थेल्स प्रमेय से प्राप्त हुआ कि AD बटे DB बराबर AF बटे FC, परंतु हमें दिया क्या है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये समीकरण 2 है। अब हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है वो आपस में बराबर है। बायां पक्ष दोनों समीकरणों का आपस में बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से AF बटे FC, AF बटे FC बराबर AE बटे EC, AF बटे FC, AF बटे FC बराबर AE बटे EC, ये हमारा ये बराबर निकल आया समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है कि AF हमें दिखाई दे रहा है कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है, और AE कहाँ है, थोड़ा आगे है। AF यहीं पे है, इतना है, और AE यहाँ तक है। देखिए AF और AE कब बराबर होगा, AF और AE तभी बराबर होगा। और दोबारा देखिए फिर लिखा है यहाँ पे FC, ये लिख दिया है FC, और ये इधर दिया है EC, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पे हम तर्क करेंगे कि हमारा देखिए AF, यहाँ पे लिखा AF और यहाँ पे लिखा AE, तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब F बिंदु E पर होगा। ये तभी होगा, यह तभी होगा जब F बिंदु E पर हो। यह बिंदु जब E के ऊपर होगा, अर्थात जब व E समपाती हो, जब ये समपाती होंगे तभी ये आपस में बराबर होंगे, अन्यथा ये बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है यह बिंदु हमारा E पर होना चाहिए। यहाँ पे केवल तर्क विधि का प्रयोग किया जा रहा है लॉजिक का, कि F बिंदु हमारा E के ऊपर ही होना चाहिए। ऐसी दशा में GF, ऐसी दशा में DF व DE समपाती होंगे। अतः हमारा यह मानना गलत है कि DE BC के समानांतर नहीं। अतएव DE समानांतर BC होगा। इति सिद्धांत।
ऐसे लिख दीजिए इसको। इस प्रमेय नंबर 2 को, जो हमारी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम है, इसको फिर दूसरे तरीके से सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, और ये भी बहुत आनंददायक तरीका है। प्रमेय तो हमने बता दिया था कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये त्रिभुज हमने ABC लिया। ABC में एक भुजा है DE, माने AB पर एक बिंदु D है तथा AC पर एक बिंदु E है, इसको मिला दिया। यह रेखा हमें सिद्ध करना कि BC के समानांतर है। कब? जब AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो। इतना हमें दिया है। एक रेखा जो AB को D पर तथा AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। तो हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर है BC। अब देखिए, ध्यान दीजिए, फिर हम इसको दूसरा तरीका हमारे पास है, इसको आपकी किताबों में ही है, हमारे पास क्या है, किताबों से हमने पढ़ा है, तो किताबों में मिल जाएगा इसका तरीका। तो एक तो है हमारी जो BPT है, मूलभूत प्रमेय है, उसके द्वारा भी इसे सिद्ध किया जा सकता है। देखिए, ध्यान दीजिए, फिर वही रचना करेंगे हम। रचना में इतना ध्यान रखना, जो हम बड़ी तरफ से करते हैं उसको डाट करके मिलाते हैं। इसे हम डाट करके इस प्रकार इसको हम मिला देंगे और इसको फिर मिला देंगे, इस BE को मिला देंगे। क्या किया? DE, DC तथा BE को मिलाया। रचना में लिखेंगे DC व BE को मिलाया तथा फिर हमने क्या किया, इस D से AC रेखा पर एक लंब खींचा। ये हमने लंब खींच दिया। ये 90 इसका फ्लोर होगा ABCD EF DF और E से AB रेखा पर लंब खींचा। ABCD EF यहाँ पे 0। फिर क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि EG परपेंडिकुलर AB तथा EG परपेंडिकुलर AB एवं DF परपेंडिकुलर के लंब किस पर है? DF है AC पर। यहाँ पे AC इस पर ये लंब है। अब जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, उत्पत्ति में क्या करेंगे? उपपत्ति में एक तो त्रिभुज हमारे पास ADE है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है ADE। ये हमारा त्रिभुज है ADE। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे ये त्रिभुज हमने लिया और इधर बराबर में लिख देंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, फिर लिखेंगे ADE दोनों त्रिभुजों के ADE, दोनों एक ही त्रिभुज है जिनके एरिया आपस में बराबर होंगे। इसमें बटे हम क्या करेंगे? त्रिभुज ADE का एरिया लेंगे और बटे इसमें लेंगे हम, देखिए, एक ही आधार पर, ये आधार है, इसमें एक त्रिभुज ये हमारा है, दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं? ये ले रहे हैं DEB, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज।
और ये पूरा ऊपर वाला त्रिभुज बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB। इसके बाद इधर फिर त्रिभुज यही लेंगे ADE, और इस बार त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, इसमें लिखेंगे EBC, इसमें भाग देंगे त्रिभुज एरिया त्रिभुज EBC। ये दोनों को अलग अलग पहले निकालने, पहले हम अलग अलग निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, देखिए एक में निकालना है पहले त्रिभुज ADE, और इसको निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये बराबर होगा आधार, हमें मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार विरुद्ध लंब, तो AD बटे 1/2 ED इंटू EG, 1/2 AD बटे AD इंटू EG हो जाएगा, EG। और इधर यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, अब त्रिभुज ये लेंगे त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB ले रहे हैं, यहाँ पे F नहीं B है, DEB लेंगे, तो इसमें देखिए इस त्रिभुज में आधार कितना है DB, तो लिखेंगे 1/2 DB इंटू, इसमें भी लंब बाहर पड़ेगा जाकर के, ये हमारा ऊंचाई है, इसे लिखेंगे इंटू EG। देखिए यहाँ पे 1/2 ये कट जाएगा और EG कट जाएगा, तो इसलिए एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEB ये बराबर हो जाएगा AD बटे DB। ये समीकरण 1 हो गया। अब आइए इधर से फिर हम क्या करेंगे कि एरिया त्रिभुज ADE लेंगे, त्रिभुज ADE बटे इस बार इस त्रिभुज में इस एरिया से भाग दे देंगे, त्रिभुज EBC, एरिया त्रिभुज EBC। अब आइए ध्यान दीजिए, त्रिभुज जब हम ADE लेंगे तो आधार हमारा AE हो जाएगा और लंब हो जाएगा DF, तो 1/2 आधार है AE इंटू लंब है DF बटे 1/2 त्रिभुज EBC में आधार BC है और लंब है DF, हो जाएगा EC इंटू DF। ये DF कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, इसलिए एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज EBC ये बराबर आ जाएगा AE बटे EC, समीकरण 2। अब आइए देखिए हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हमें प्राप्त हुआ AD बटे DB और दूसरा हुआ AE बटे EC यहाँ भी प्राप्त हुआ, और हमें दिया गया है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे परंतु AD बटे DB ये यहाँ पे लिखा हुआ है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें क्या है अपनी तरफ से नहीं लिखा गया है, दिया है, गिवन। जब ये दिया है तो इनका जो बायां पक्ष है इनका मान रख दें, AD बटे DB के स्थान पे ये लिख सकते हैं, लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज
DEB बराबर, इसके बाद वैल्यू कर दें, ये है एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज EBC। ध्यान दीजिए, ऊपर ADE, इसमें भी ऊपर ADE, इसको जब काट देंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1, तो इसका त्रिज्या गुणा करेंगे 1 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एरिया त्रिभुज DEB बराबर एरिया त्रिभुज EBC। अब आइए चित्र में ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है कि ये एरिया हमारा, इस त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर है। ये दोनों त्रिभुज हम देख रहे हैं एक ही आधार DE पर बने हुए हैं तथा BC और DE के बीच में है। चूंकि दोनों के आधार एक ही हैं, दोनों में आधार एक ही हैं, एक ही आधार, देखिए यहाँ तक तो सही था समीकरण 1 तक, और दोबारा जो हमने त्रिभुज लिया था इसमें आधार बदल गया था, तो इसमें दोबारा में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का ये वाला क्षेत्रफल हमें लिखना है, ये लिखना है, इसमें आधार BC मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEC, यहाँ पे है DEC होना चाहिए, DEC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DEC, ये हो जाएगा DEC। तो जब DEC हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे ये आधार क्या होगा, इसमें आधार तो EC है, यहाँ पे लिखेंगे EC, और ये DF लंब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा समीकरण 2 बन गया, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज माने एरिया त्रिभुज DEC, AE बटे EC समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 में परंतु हमें दिया क्या है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे AD बटे DB ये लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEB, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ADE, यह ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC लिखेंगे, यहाँ पे DEC लिखेंगे, DEC, तो यहाँ पे हो जाएगा DEC हो जाएगा, DEC। अब ध्यान दीजिए, दोनों में देखिए आप DE घनिष्ठ है, तो ये एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। एक तो त्रिभुज है DEB में आधार DE है, और दूसरा DEC में ये जो हमारा DEC है, ये वाला त्रिभुज, इसमें भी आधार यही है, और दोनों DE तथा BC के मध्य में बने हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE तथा दो रेखाओं DE व BC के मध्य बनी हैं। हमें मालूम है कि अगर एक ही आधार पर दो रेखाओं के बीच में चाहे जितने त्रिभुज बने हों, अगर मान लीजिए ये दो समानांतर रेखाएं हैं हमारे पास, और इतना आधार ले लिया जाए DE, और इस पर चाहे जितने त्रिभुज बनाए जाएं, चाहे जितने त्रिभुज बना दिए जाएं इस आधार पर,
सबके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। कब? जब दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। हमारी प्रमेय है कि दो समानांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। हम लिख देंगे क्षेत्रफल चूंकि हमारा बराबर है इसलिए DE समानांतर BC। इति सिद्धम में भी लिख दीजिए, इति सिद्धम। आइए इस प्रमेय नंबर 2 को फिर हम तीसरे तरीके से इसको सिद्ध करने का प्रयास करें। देखिए तीसरा तरीका हमारा किस प्रकार है, इसको हम उप प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे। अभी हमने बताया था कि प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका है ऐसा कथन जो पहले से ही सिद्ध हो, और फिर बताया था मूलभूत माने बेसिक हमारी जो प्रमेय क्या है उसका कन्वर्स क्या है, विलोम क्या है। इसके बाद अब हम बताएंगे आपको प्रमेय और प्रमेयिका में अंतर आपको मालूम हो गया, विलोम आपको मालूम हो गया, और उप प्रमेय क्या है। उप प्रमेय देखिए, इसी प्रमेय को हम उप प्रमेय के द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे। इतना तो हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। हमने किया है कि त्रिभुज ABC, ये हमारा त्रिभुज ABC है, यहाँ पे ये है ABC। त्रिभुज ABC में एक रेखा जो AB को D पर, यहाँ पे D है, तथा AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC। रचना करेंगे, रचना में हमने क्या किया, इसको DE को तो मिला दिया। हमने मान लिया कि E बिंदु जो है, ये DE रेखा जो है BC के समानांतर नहीं है। ये हमने मान लिया कि DE रेखा BC के समानांतर नहीं है। तो जब समानांतर नहीं है तो हम एक समानांतर रेखा खींचेंगे। तो इसको हम रचना और दोनों एक ही में बता देते हैं, उसी में उपपत्ति में साथ ही देखिए। उपपत्ति हमने माना कि DE समानांतर नहीं है BC। अगर DE BC के समानांतर नहीं है तो कोई समानांतर रेखा कोई बिंदु होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हमारा F बिंदु है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये समानांतर है। इसको डाट डाट करके, तो DE समानांतर BC नहीं है तो DF समानांतर BC खींचा। इतने हमने क्रिया की कि DF जो है BC के समानांतर खींच दिया। अगर DE समानांतर नहीं है BC के तो कोई ना कोई तो रेखा समानांतर अवश्य होगी, वो हमने मान लिया DF है। DF जो है इस BC के समानांतर है। अब आइए, अगर समानांतर है तो थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर दो रेखाएं समानांतर हैं, तो किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समानांतर हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। ये AD बटे DB बराबर होना चाहिए AF बटे FC। समीकरण 1। परंतु हमें दिया है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, परंतु AD बटे DB ये बराबर है AE बटे EC। ये इतना हमें दिया हुआ है। समीकरण 2 ये दिया हुआ है, हमारी साधारण प्रतिक्रिया हमारे कथन में दिया हुआ है। तो अगर ये दिया हुआ है, हमने बताया था उप प्रमेय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उप प्रमेय किसे कहते हैं, जो मूल प्रमेय में कोई संक्रिया की जाए गणित की। हम क्या करेंगे, समीकरण 1
व समीकरण 2 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा हमारा AD बटे DB धन A बराबर AF बटे FC धन A। ध्यान दीजिए यहाँ पे DB नीचे आ जाएगा LCM, तो ये AD प्लस DB हो जाएगा, AD प्लस DB बराबर इधर AF और प्लस FC हो जाएगा बटे FC हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए AD धन DB, AD और धन DB इतना जोड़ दिया जाएगा, ये पूरी रेखा AB के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी AB बटे DB। और यहाँ पे क्या है AF प्लस FC, ये बराबर इसके हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, AC बटे FC। ये समीकरण हमारा हो जाएगा 3। और समीकरण 2 में जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा AD धन DB धन A बराबर AE धन EC, AE धन AE बटे EC धन A। ये हो जाएगा हमारा AD DB LCM हो जाएगा AD धन DB, इसको लिखेंगे AD धन DB। और यहाँ पे क्या हो जाएगा AE धन EC बटे EC हो जाएगा, इसे लिखेंगे AD धन DB, फिर ये बराबर AB हो जाएगा, AB बटे DB हो जाएगा। और यहाँ पे AE धन EC ये बराबर AC हो जाएगा, AC बटे EC हो जाएगा। समीकरण हमारा 4 हो जाएगा। देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 में, समीकरण 3 व समीकरण 4 से ध्यान दीजिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। ये हो जाएगा AC बटे FC बराबर AC बटे EC। अब ध्यान दीजिए AC कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर जाएगा 1/FC बराबर 1/EC। तो त्रिज्या गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FC बराबर EC। आइए यहाँ पे चित्र में देखिए, FC कभी EC के बराबर नहीं होगा, EC इतना है और FC यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये बराबर नहीं निकल रहा चित्र से। इसलिए हमारी जो संकल्पना थी, हमने जो कल्पना की थी कि जो E बिंदु है वो DE रेखा BC के समानांतर नहीं है, यह संकल्पना हमारी गलत थी। हमारी जो है संकल्पना मैंने जो किया था, जो मैंने माना था वो गलत मान लिया। जब गलत मान लिया ये नहीं था तो था कौन सा, DF था, जब बिंदु था। तो ये हमारा इसको सही सिद्ध नहीं कर रहा। दोनों रेखाएं अलग अलग हैं, दोनों रेखाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब ये है यह बिंदु E पर ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए C हमारा उभयनिष्ठ है दोनों में, तो यह कभी बराबर FC C के बराबर कभी होगा जब F बिंदु E के ऊपर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो गलत है, जो हमने बोल दिया उसको भी लिखना है आपको, जो गलत है इसलिए F व E संपाती होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। अतः क्या लिखना था, DE समानांतर BC। एक